नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव है। चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई है। तमाम तरह के पार्टी के नेता और उम्मीदवार अब मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन देखना होगा कि जनता किसको आशीर्वाद देती है, कौन सत्ता पर काबिज होगा। लेकिन आज जहां मैं बैठी हूं, बागली विधानसभा का एक छोटा गाँव ग्राम भेसूर है, जहाँ पर आचार्य रहे, प्राचार्य रहे, प्रधानाचार्य रहे और सभी सेवाओं से निवृत्त होकर अब राजनीति में आ चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ भाजपा के प्रत्याशी मुरली भवरा जी की। मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो राजनीति को कैसे देखते हैं और अगर उनकी जीत होती है तो वो बागली के विकास के लिए कैसे सोचते हैं। सबसे पहले तो साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी ने बहुत बड़ा भरोसा जताया है। मैंने पहले ही कहा, आचार्य, प्राचार्य, प्रधानाचार्य, चूँकि आपने तो कई शिष्यों को शिक्षा की राह दी, अंधकार से प्रकाश में लाए। क्या राजनीति में भी अंधकार से प्रकाश में लाएंगे आप? देखो, राजनीति एक रूप से देखा जाए तो सामाजिक क्षेत्र ही है और सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक रहा, आचार्य रहा, प्राचार्य रहा, प्रधानाचार्य रहा, वो भी एक सामाजिक क्षेत्र था। वो क्षेत्र जो शिक्षा का क्षेत्र वो बच्चों के निर्माण का था और ये जो क्षेत्र है ये सामाजिक क्षेत्र है जो अंतिम छोर तक व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं को क्रियान्वयन करने का मार्गदर्शन रहता ही है पूरा। मुरली जी, जब आपका नाम आया तो आश्चर्यचकित तो थे ही सब लोग, पर उत्साह भी बहुत था। चूँकि मैं देख रही हूँ रात का समय है, इतना हुजूम आपके साथ चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ये तो मेरे प्रति लोगों का जो आत्मीय स्नेह है, मेरे प्रति लोगों का जो भाव विभोर दृश्य है और बागली विधानसभा क्षेत्र का देखा जाए तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है जब आज़ादी के बाद से बागली प्रापर को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। तो उसकी खुशी का नज़ारा आप अभी हाल भेसूर में इतनी रात को कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है आप देख सकते हैं पूरा। चूँकि बागली को भाजपा का गढ़ माना जाता है, एक ही बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस यहाँ पर आई है, भाजपा का गढ़ है। लेकिन पिछली बार जब हम देख रहे थे, पूर्व विधायक की मैं बात करूँ, वाकई विकास की राह बहुत ढीली थी, वाकई विकास नहीं हुआ था। क्या आपको ये उस कंपैरिजन में आपको ये कंपटीशन थोड़ा टफ नज़र आ रहा है? देखो, प्रत्येक जनप्रतिनिधि के लिए 5 साल अपनी योजनाओं को अपने क्षेत्र में क्रियान्वयन करने का रहता है और प्रत्येक जनप्रतिनिधि अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन भी करता है। शासन की मूलभूत योजनाओं को अंतिम छोर तक व्यक्ति पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। उसके लिए 5 साल भी लगभग इन योजना को पहुंचाने के लिए कम रहते हैं और हमारे क्षेत्र जो बागली है उसमें लगभग शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन हो ही रहा पूरा और प्रत्येक गांव में वो सुविधाएं लोगों को मिल रही है और लोग उससे लाभान्वित है इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुरली जी, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैं देख रही थी ये गुरु और शिष्य का मुकाबला है। मैं पढ़ रही थी कि कक्षा 6ठी में आपने गोपाल जी को पढ़ाया था और अब वही प्रत्याशी बन के सामने आ गए। कैसा लग रहा है, क्या सोच रहे हैं? नहीं, वास्तव में देखा जाए तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी मेरे ख्याल से सरस्वती शिशु मंदिर में अध्ययनरत नहीं रहे हैं और जब मीडिया ने प्रश्न किया था कि आपने पढ़ाया, तो एक शिष्य के नाते मैं यही कह सकता हूं कि शिष्य को अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी और योग्यता सिद्ध होते तो गुरु का आसन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन गुरु ही होता है और चाणक्य का कथन है कि शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों ही खेलते हैं। तो शिक्षक की परिपूर्णता तो गुरु की परिपूर्णता तो आज मेरे ख्याल से कोई परिपूर्ण नहीं कर पाया है। निसंदेह, चूँकि मैं कैंकर भी हूँ, लगातार ये बात कहती रहती हूँ कि राजनेता हमेशा पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि देश का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। आज आप मिले हैं इस क्षेत्र को, आप इस क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे, क्या रणनीति है आपके पास? रणनीति तो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, जनहितैषी कल्याणकारी योजनाएं निरंतर चल रही है क्षेत्र के अंतर्गत। उन क्षेत्रों तक इस योजनाओं को सही दिशा में मूर्त रूप से पहुंचाना ही मेरी सबसे पहले प्राथमिकता है, क्योंकि अभी हाल में प्रवास के दौरान बहुत सारी चीज़ें देख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, उनको नोटिस भी मैं कर रहा हूँ और ये सारी जो चीज़ें हैं ये लगभग अंतिम छोर तक व्यक्ति तक पहुँचेगी और इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मुरली जी, निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी ने कई विकास के कार्य किए हैं, लेकिन अगर सिर्फ बागली विधानसभा की बात की जाए तो आज भी बागली विधानसभा के कई छोटे छोटे इंटीरियर गांव में लोगों को पलायन करने के लिए इंदौर जाना पड़ता है। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, तो लोग आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से
जूझते रहते हैं और वो कहीं ना कहीं इंदौर की राह देखते हैं, भोपाल की राह देखते हैं या अलग राज्यों में चले जाते हैं। क्या आप वाकई यहाँ पर इस तरीके का बदलाव आप कर पाएंगे? देखो, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो अपने नगर के लिए या अपनी विधानसभा के लिए मूलभूत सुविधाओं को जुटाए। जनसंख्या घनत्व की संख्या अधिक होने के कारण बहुत सारी जो मूलभूत चीज़ें हैं हम उनके लिए संघर्ष भी करते रहते हैं और उनको क्रियान्वयन करने के लिए प्रयासरत भी रहते हैं। और मेरी सबसे पहले प्राथमिकता जो रहती है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की मूलभूत चीज़ें रहती है आम जनमानस के लिए, और ये बहुत सुलभता के साथ इनको आम जनमानस तक पहुंचाना पड़ता है। और वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो इन चीज़ों को और अधिक प्रयास इन चीज़ों के लिए करना चाहिए और इनको तो पहुंचाना चाहिए। हमारा जो क्षेत्र है मालवा का क्षेत्र, चूँकि वो आदिवासी क्षेत्र भी माना जाता है, कई अलग अलग जातियों के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आदिवासियों के वोटर को साधने के लिए तमाम तरह की पार्टियां मैदान में उतर गई, पर आदिवासी वोटर ये कहता है कि हमारी सुविधाओं का ध्यान कौन रखेगा। पड़ोस की खातेगांव की बात की जाए तो जिस तरीके से जघन्य अपराध जो हत्याकांड हुआ वो हमने देखा। आज भी आए दिन जिस तरीके से आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दी जाती है, इस तमाम तरीके की चीज़ें नज़र आती है। क्या वाकई आपको क्या देख के लग रहा है ये इसमें सुधार होना चाहिए? तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अंतिम छोर तक के व्यक्ति को उच्च पदों तक पहुंचाती है। और हम देख सकते हैं कि देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित है, तो वह भी एक आदिवासी है। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति अन्य पार्टियों से हटके है और वह अंतिम छोर तक के व्यक्ति को अपने पद प्रतिष्ठा के लिए जहाँ भी वो सुशोभित होता है उन तक वो पहुँचाती है। मुरली जी, इतना हुजूम जो दिख रहा है ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अब क्या आप आज जनता को आश्वस्त कर सकते हैं कि आप प्रचंड बहुमत से जीतेंगे तो ये युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा, यहाँ पर वो तमाम सुविधाएं मिलेगी? बागली की जनता एक ऐसा नेता चाहती है जो उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखे। चूँकि मैं भी इसी क्षेत्र से आती हूँ, कई सारी समस्याओं को हमने देखा इस क्षेत्र में। निसंदेह जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कई विकास कार्य हुए, लेकिन आज भी कई विकास कार्य छूट गए हैं। मेरा कार्यकाल शिक्षक का रहा है और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मेरा जो कार्यकाल वो सामाजिक रूप में परिवर्तन हो जाता है। और जनता यदि मुझे 5 वर्ष का आशीर्वाद देती है तो जनता की जो संपूर्ण चीज़ें अभी हाल में देख भी रहा हूँ उन चीज़ों के लिए सदैव प्रयत्नरत रहूँगा। और उनका जो भी मार्गदर्शन हर क्षेत्र में जो मिलेगा, चाहे वो विभिन्न क्षेत्र हो, जैसे आपका विद्युत का हो, पेयजल का हो, या सड़कों का हो, स्वास्थ्य का, शिक्षा का हो, उनके रूप में पूरे तन्मयता के साथ इन चीज़ों को मैं निसंदेह करूँगा और जनता का स्नेह प्राप्त करूँगा। मुरली जी, आज आप चूँकि पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आपकी पार्टी पर यह आरोप लगाती है कि 50% कमीशन की सरकार है, ये भ्रष्टाचार की सरकार है। मैं ये बात इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि दीपक जोशी जब भारतीय जनता पार्टी में भी थे और कांग्रेस में चले गए, तब भी वो बागली विधानसभा पर लगातार आरोप लगाते रहे। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे तमाम उन योजनाओं की बात हो, इस तरीके की नगर पंचायत की बात हो, CMO की बात हो, ट्रांसफ़र की बात हो, इस तरीके के आरोप बागली विधानसभा में हमेशा लगते रहे हैं। क्या ये आरोप आप वाकई नहीं लगेंगे, ऐसा आप आश्वस्त करते हैं? देखो, जो व्यक्ति कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, लोग उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं इधर से पूरा। और यदि पार्टी और संगठन ने यदि कोई काम नहीं किया तो आज इतने जो मतदाता हैं, आज ये दिन रात को यहाँ इकट्ठा नहीं होते, इनको अपनी पार्टी के ऊपर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ऊपर विश्वास है। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से सदैव जुड़े हैं और भविष्य में भी जुड़े रहेंगे। इसलिए आप आंकड़ा भी देख लीजिए कि कांग्रेस यहाँ से सिर्फ 5 वर्षों के लिए बागली विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई, बाकी पूरे समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। सतवास के पास एक गांव में ग्राम खेड़ा, जब मैं वहाँ गई, जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी वहाँ पे, तो लोग कह रहे थे रोड नहीं तो वोट नहीं। अब रोड नहीं तो वोट नहीं को कैसे साधेंगे आप? देखो, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, कुछ विभागों से भी चीज़ें जुड़ी जाती है। जैसे सड़क जो है वो हो सकता है कि फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत अधीन आती है। कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जिनको हम तत्काल तो नहीं कर सकते, लेकिन समायोजन के बाद उन चीज़ों को अवश्य करना, क्योंकि रोड एक प्राथमिक चीज़ें रहती है। बहुत सारे आवागमन यदि देखा जाए तो रोडों के माध्यम से ही होते हैं और इन चीज़ों को तो दुरुस्त करना भी चाहिए। उन लोगों ने कहा कि साहब रोड नहीं तो वोट नहीं है, लेकिन
रोड का प्रावधान है, रोड बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आप रोडों का जाल देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिछा हुआ है। आप यदि दिग्विजय सिंह जी की सरकार के कार्यकाल देखेंगे तो वहाँ जनरेटर चलते थे, रोडों का जाल बिछा भी नहीं था। आज गांव-गांव तक रोडों का जाल बिछा हुआ है और हमारा तो प्रयास ये है कि प्रत्येक गांव तक रोडों का जाल बिछे और भविष्य में ये संभव भी है। कांग्रेस की सरकार ये आरोप लगा रही है आप लोगों के ऊपर, चूंकि आप तो शिक्षक भी रहे, कि पटवारी घोटाला सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और कांग्रेस सरकार लगातार कई आरोप लगाती है, 50% कमीशन, भ्रष्टाचार, फ्री की रेवड़ी, इस तरीके के आरोप भी वो आप पर लगाती है। आज आप कैसे उनको जवाब देंगे? देखो, कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा यदि होता तो लोग उनको आशीर्वाद देते। आज उनके जो नेता हैं ज़मीन पर यदि रहते, जनता की जन विकास कार्य के लिए करते तो उनको अपना जनता आशीर्वाद देती। आज नहीं दे रही है तो इसका तात्पर्य है कि जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस के शासनकाल से रुष्ट है। मेरा आखिरी सवाल, बागली की विधानसभा को लेकर के और यहाँ की क्षेत्र की जनता को लेकर के आज आप क्या कहें? देखो, बागली विधानसभा क्षेत्र ने एक बागली के बेटे के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और मैं अपने कार्य से संपूर्ण बागली विधानसभा क्षेत्र को ऐतिहासिक कार्यों की एक श्रेणी में लाके खड़ा करूंगा और इन लोगों का विश्वास मेरे प्रति जो बना है वो सदैव बना रहेगा। मैं इन लोगों की एक आशा के रूप में इन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और आज इतने व्यस्ततम शेड्यूल के बावजूद भी ये खेतों में आज लगभग कृषि कार्य भी चल रहे हैं, लेकिन ये कृषि कार्य छोड़कर आज मेरे लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनका आभार व्यक्त करता हूँ। मुरली जी, आखिरी सवाल, चूँकि वो मुझे याद आ गया, मीडिया से भी काफ़ी दूरी बनाते हैं आप। मैं देख रही थी आपके कोई इंटरव्यू नज़र नहीं आ रहे थे मुझे, चूँकि कई तमाम नेता मीडिया में लगातार कैलाश जी की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, जो प्रत्याशी मैदान में, मुरली जी मीडिया से दूरी क्यों बनाते हैं? नहीं, मीडिया से दूरी वाला विषय नहीं है, क्योंकि मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, मैं शिक्षक का बैकग्राउंड रहा है। हाँ, मैं शिक्षक के रूप में यदि देखा जाए तो मेरा एक शिक्षक का बैकग्राउंड अलग है। मीडिया जो है तो वो हाँ, देखो, मीडिया का काम क्या है कि परिपूर्णता जो नेता के रूप में जो चीज़ें आ रही है वो खैर रहती भी है और दूरी का तो कोई विषय है ही नहीं। मीडिया तो आज समाज को जागरूक करने का प्रयास करती है और कर भी रही है और हम भी इस मीडिया की सराहना भी करते हैं, तो इसमें दूरी वाला तो कोई विषय है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मुरली जी। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से वो बता रहे थे कि अगर क्षेत्र की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है तो वो लगातार क्षेत्र के विकास के बारे में बात करेंगे। बागली विधानसभा की जनता अगर उनको सत्ता पर काबिज करती है तो इस विधानसभा को नाराज नहीं करेंगे, इस विधानसभा के लिए लगातार विकास की बात करेंगे। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।